हेलो स्टूडेंट। आज गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हमने कुछ न्यूमेरिकल लाया है जो आईआईटी लेवल का है। इसमें एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। जरूरी नहीं है कि पूरा न्यूमेरिकल हम बनाएं, बल्कि उसका जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल 10 जो लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड पे। एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 4000 XXI voltmeter. The electric flux through the cube of side 20 centimeter when placed in electric field is। अब इस तरह का क्यूब है, इस तरह का क्यूब है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है, यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यह इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, जेड डायरेक्शन में नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में जो फेस है, टोटल फ्लक्स उससे जीरो निकलेगा, ऊपर नीचे दोनों। और जेड डायरेक्शन में जो फेस है, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए जेड के पॉजिटिव साइड और जेड के नेगेटिव साइड दोनों में टोटल फ्लक्स जीरो। केवल फ्लक्स हमें एक्स के पॉजिटिव साइड से निकलेगा। यदि एक्स का नेगेटिव साइड जो एक्स 0 पर है, एक्स यहाँ जीरो करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी जीरो पर भी एक्स के दूसरे फेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो अब हमें मात्र एक मिलता है फेस जो एक्स एक्सिस पर है, एक्स इजिकल टू 10 सेंटीमीटर पर है, और इसके थ्रू जितना फ्लक्स निकलेगा वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ 20 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा, पूरे का एरिया A इज इक्वल टू, दिस इज 400 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसका पूरा एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब चूंकि यहां से यहां तक का दूरी डिस्टेंस x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यानी इस बिंदु पर x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 4000 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी दिस 400 इंटू 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर किया तो आई डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 2 5, यानी 4 चौका 16, और 1 160, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 160 न्यूटन पर कूलम्ब। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट एरिया के लिए है। यदि इसको टोटल सरफेस एरिया से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, दैट इज 160 इंटू ए, यानी 4 इंटू 10⁻⁻², दिस, यानी दिस टोटल फ्लक्स, दिस इज 16 चौका 64 64, and 10⁻⁻1, this is 6.4। क्लियर? तो इसमें क्यूब था, E का वैल्यू दिया हुआ था, टोटल फ्लक्स हमें निकालना था।
टोटल फ्लक्स निकालने के लिए केवल एक फेस पर जो E इंटू ए हमने निकाला, और इस प्रकार दिस फील्ड इज 6.4। परंतु तो यहाँ एक चीज देखिए, ऐसा यूनिट में हमें मिला, जबकि ए वोल्ट सीएम में है, ए वोल्ट मीटर में, वोल्ट सीएम में निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 640 वोल्ट सीएम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, an infinitely long uniform line charge distribution of charge per unit length lambda lies parallel to y-axis in yz plane at z is equal to this। देखिए, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिस पर चार्ज है लैम्डा, लैम्डा पर यूनिट लेंथ लैम्डा, और यह तार z is equal to √3/2, दिस रूट z एक्सिस √3/2, और a इन प्लेन ऑफ yz, y और z, yz के प्लेन में ये वायर है, yz के प्लेन में ये वायर है पैरेलल टू y एक्सिस, दिस वायर, यानी इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा और ये दूरी इतना पर है। अब कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ E थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD लाइंग इन XY प्लेन, ये एक प्लेन है, XY प्लेन में, XY प्लेन में है, विथ द सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पर है इसका सेंटर। तो कह रहा है कि E का वैल्यू XL अपॉन n E0, देन वैल्यू ऑफ n इज। अब इसे देखिए, ए मान लीजिए XY प्लेन में एक रेक्टेंगल है, XY प्लेन में सेंटर है, और सेंटर से Z पर, सेंटर से √3/a डिस्टेंस पर एक वायर जा रहा है, एक वायर जा रहा है। अब हम जानते हैं कोई वायर यदि इस तरह का है और जिसका चार्ज लैम्डा है, ये इनफाइनाइट वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी यदि लैम्डा है, तो a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P यदि है, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2πε0a। ये कैसे निकलता है? तो सिंपली एक ए ले लें हम, एक गॉसियन सरफेस ले लें इस तरह करके, आपको याद होगा गॉसियन सरफेस यानी 2π दिस ए डिस्टेंस पर लेते हैं 2πa इंटू एल, और दिस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एल ε0। अब दिस 2πa, तो E इज इक्वल टू एल कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 2π√ε0a, दिस वन। तो किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन दिस, यानी इस वायर के कारण, इस वायर के कारण वाई एक्सिस पर, इस वायर के कारण वाई एक्सिस पर E इज इक्वल टू दिस मच। अब इसमें पूछ रहा है कि ABCD जो प्लेन है,
ABCD प्लेन, XY प्लेन, दिस प्लेन, और ये वायर है, इस तरह वायर जा रहा है, इसका ये लंबाई है A और ये लंबाई है L। आप क्वेश्चन समझिए ठीक से, ये वायर है, ये वायर है और नीचे एक प्लेन है, इस प्लेन का लंबाई A, चौड़ाई है A और इसका लंबाई है L। तो इस वायर के कारण, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इस वायर के कारण इससे गुजरता हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से सोचें, इस तरह से सोचें कि एक वायर इस तरह का है और ये प्लेन इस तरह का प्लेन है, ये प्लेन इस तरह का प्लेन है। चूंकि 3 डायमेंशन में है इसलिए थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा। ये प्लेन है और इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब देखें, इस वायर के चारों तरफ यदि हम L लंबाई का वायर ले लें तो L इंटू लैम्डा इसका चार्ज होगा, यानी 360 डिग्री में 360 डिग्री यदि इस वायर के चारों तरफ हम घूमते हैं तो टोटल फ्लक्स L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0 बनेगा, टोटल फ्लक्स निकलेगा L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम एसेस करेंगे कि यह प्लेन इस वायर के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो यह प्लेन जो बनाएगा, एक्चुअली इस प्लेन जो वायर का लंबाई है, प्लेन का लेंथ है L है, यानी जो भी एंगल बनाएगा A बनाएगा, A इसके साथ एंगल बनाएगा। अब A यदि हम इस A को हम ड्रॉ करें, दिस वे A को हम ड्रॉ करें, A के मिडिल पॉइंट से ये वायर है, दिस वायर, और इस वायर का लंबाई है √3/2। सेंटर से इसकी दूरी √3/2। अब सेंटर से हाफ चलते हैं A/2, सेंटर से हाफ A/2 दिस, तो इसका लंबाई देखिए, दिस लेंथ और इसका हाफ, यानी A लंबाई A हो जाएगा। फिर से समझिए, इस प्लेन का A साइड है, A साइड। अब ऊपर जो वायर का परपेंडिकुलर है, इस सेंटर के साथ डिस्टेंस इसका दिस मच है, सेंटर के साथ दिस मच, यानी A इस सेंटर का दूरी A से A/2 है, तो A/2 डिस्टेंस है सेंटर से, इसका हाइट है √3/A, यानी दिस एंगल विल बी, यह एंगल लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू A/2, दिस A/2 डिवाइडेड बाई √3A/2, यानी दिस इज 1/√3, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी पूरा A वायर के साथ, इस वायर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ये प्लेन जो है, दिस प्लेन, ये जो साइड A है,
इस वायर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, बस यही निकालना है, 60 डिग्री एंगल बनाएगा। अब जो कि 360 में इतना फ्लक्स जा रहा है तो 1 डिग्री में ए लैम्डा बाई दिस इंटू 360 सॉरी डिवाइडेड बाई 360, तो 60 डिग्री में कितना होगा, यानी 60 से गुना करते हैं। दिस इज एल लैम्डा चार्ज, एल लैम्डा चार्ज, टोटल चार्ज 20, 6 1 36, 1/6। अब देखिए ये एल लंबाई के लिए, एल लंबाई का टोटल फ्लक्स, यदि यूनिट लंबाई का टोटल फ्लक्स तो फ्लक्स विल बी लैम्डा बाई एप्सिलॉन 0 6, जबकि ये दिया हुआ है लैम्डा एल है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें एल लैम्डा इज इक्वल टू दिस, एल को रहने दीजिए, जबकि सेंटर पर ओरिजिन पर टोटल फ्लक्स दिस है एल लैम्डा एन इंटू एप्सिलॉन 0। अब तुलना करेंगे तो एन इज इक्वल टू 6। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन चूंकि 3 डायमेंशन का सवाल है इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। हम फिर देखिए इसको, एक वायर है जो y इज इक्वल टू यहाँ पे z इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस के ऊपर, मतलब y के पैरेलल एक वायर जा रहा है, y के पैरेलल z एक्सिस को क्रॉस करते हुए z इज इक्वल टू √3/a पर एक वायर जा रहा है, और एक प्लेन है xy प्लेन में। ये xy प्लेन का जो a साइड है वायर पर जितना एंगल बनाएगा ए वायर पर जितना एंगल बनाएगा उसी रेशियो में इससे होकर फ्लक्स गुजरेगा। चूंकि एक वायर का जो टोटल फ्लक्स है वो 360 डिग्री में जा रहा है, 360 चारों तरफ जा रहा है, 360 में जा रहा है। इस 360 के तुलना में ये जो प्लेट है रेक्टेंगल का ए साइड बना रहा है 60 डिग्री। तो जब 360 में टोटल फ्लक्स एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन 0 है तो 60 डिग्री से कितना गुजरेगा, तो दिस मच गुजरेगा 60 डिग्री से, यानी इसको कंपेयर कर लेंगे लैम्डा एल अपॉन दिस से, एन का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? इसको फिर से आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको, और हालांकि ये कुछ नहीं है, एक बार समझ आ जाने पर बहुत ही सिंपल है, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ गए, आंसर बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A circular disk of radius r carries surface charge density this. R is the distance from center of disk. Electrical flux through a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi 0. Electric flux through another spherical surface of radius r4 and the concentric to the disk is phi, then phi 0 is phi. देखिए इसमें सबसे पहला कार्य एक डिस्क है, एक डिस्क है इस तरह का, इस डिस्क का रेडियस r है और एक चार्ज है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा r इज इक्वल टू सिग्मा 0 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये इसका चार्ज डेंसिटी है। अब इस सर्कुलर डिस्क में मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए x रेडियस का एक हम छोटा डिस्क काट लेते हैं
छोटा स्लॉट जिसका चौड़ाई dx है, दिस dx चौड़ाई का है, इस डिस्क में एक छोटा सा रिंग काटते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया होगा पाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 पाई एक्स सर्कमफेरेंस इसका इंटू डी एक्स, इसका एरिया होगा, ए छोटा सा एरिया होगा। अब इस एरिया में यदि इस चार्ज डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा dq, दिस इज सपोज dq, यानी इस छोटा सा चार्ज, इस पर हम चार्ज निकालें, dq इज इक्वल टू इसका छोटा एरिया और इनटू चार्ज डेंसिटी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई, इसको सिग्मा r को हम लिख सकते हैं सिग्मा 0, यानी x dx सिग्मा 0 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, दिस वे, ऐसा लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर स्मॉल r सेंटर से दूरी है, स्मॉल r सेंटर से दूरी है, यहाँ पर x है इसलिए x लिख सकते हैं दिस, चूंकि x पर कितना डेंसिटी हो गया हम निकाल रहे हैं, दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन 0 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई r, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई r इंटू डी एक्स, यानी q इज इक्वल टू टोटल चार्ज q इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसको इंटीग्रेट हम करते हैं, दिस q इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, हाँ अच्छा ठीक ठीक ओके, नहीं ठीक हो गया, 3r एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू r, नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चल रहा है, 0 टू r, यानी टोटल चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0। अब r स्क्वायर बाई 2 एंड r स्क्वायर बाई 3, यानी दिस q इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, q इज इक्वल टू, अब देखें पूरे डिस्क का टोटल चार्ज हमने निकाल लिया, पूरे डिस्क का टोटल चार्ज हमने निकाल लिया। अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क कंप्लीटली इज 5 0। अब एक बड़ा सा स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर जिसमें ये पूरी डिस्क पूरी तरह अकोमोडेट हो जा रहा है, तो उसका जो टोटल फ्लक्स है स्फीयर का दैट इज 5 0, यानी 5 0 इज इक्वल टू इसका टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस, एक दूसरा सरफेस है, एक दूसरा स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस मात्र r/4 है, r/4 रेडियस है, इसका रेडियस r है, यानी ये स्फीयर में पूरी तरह नहीं आएगा, एंड कंसेंट्रिक विथ डिस्क, तो इस डिस्क को यदि उस स्फीयर में डालें हम, जो स्फीयर r/4 रेडियस का है,
स्फीयर छोटा है, मात्र r/4 रेडियस का है। इस स्फीयर में यदि डिस्क हम डालते हैं, इस डिस्क को डालते हैं जिसका रेडियस है r, तो इस स्फीयर के अंदर मात्र r/4 रेडियस ही रहेगा, बाकी सब डिस्क का पार्ट बाहर आ जाएगा, बाकी डिस्क का पार्ट बाहर आ जाएगा। यानी दूसरे केस में जो r/4 रेडियस का स्फीयर हम लेते हैं, तो स्फीयर के अंदर जितना ए जाएगा, चार्ज जाएगा, वो निकालने के लिए लिमिट को 0 to r/4 करते हैं तो लिमिट निकल जाएगा। तो इसके लिए क्यू डैश मान लीजिए, अंदर में चार्ज है क्यू डैश, तो 2 पाई सिग्मा 0 दिस। अब इसको करेंगे r/4 तक, r/4 यानी r² 4 यानी 4 चुका 16 दूना 32 माइनस यहाँ पे r³ r/4 डाल के क्यू करेंगे, तो 4 चुका 16, 16 चुका 64, 64 इंटू 3 और इंटू r, 0 to r ना करके 0 to r/4, तो इसके अंदर कितना चार्ज है निकल जाएगा, क्योंकि स्फीयर छोटा है। अब दिस q डैश इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0, r एक r कैंसिल, r² हो जाएगा, दिस 64 इंटू 3 यानी 32 दूना 64, 6r², 63 यानी r², दिस मच। अब इसमें फाई इज इक्वल टू, छोटा स्फीयर में फाई इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब हमें निकालना है Q0, फाई 0 अपॉन फाई, दिस इज फाई 0 यानी Q बाई दिस, तो Q बाई Q डैश, Q बाई Q डैश यानी दिस अपॉन दिस, यानी 2 पाई 0 कैंसिल हो जाएगा, r², दिस इज r² बाई 6 इंटू डिवाइडेड बाई दिस, यानी 5r² 5r² डिवाइडेड बाई 64 इंटू 3, दिस इज 3 दूना 6, 2 और 32, तो 3 दूना 6, तो 32 डिवाइडेड बाई 5, हाँ, दिस इज 5 छक्का 30, 5 छक्का 20, 6.4, यानी 50 अपॉन 5 का रेशियो 6.4। क्लियर है? तो इसमें था कि एक आर रेडियस का डिस्क है, यह डिस्क पहले बहुत बड़ा स्फीयर के अंदर डाला जाता है, यानी डिस्क का टोटल चार्ज इनसाइड चला जाएगा और इनसाइड के कारण फ्लक्स पूरा का पूरा फ्लक्स आएगा। दूसरा एक स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस कम है, r/4 है डिस्क के तुलना में, जबकि डिस्क r है, यानी इस डिस्क का थोड़ा सा पार्ट ही उस स्फीयर के अंदर जाएगा, यानी इनसाइड चार्ज बहुत ही कम होगा इसमें। इनसाइड चार्ज को क्यू डैश हम निकाल लिए। अब दोनों के फ्लक्स का तुलना करके यहाँ पे लिखना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A point charge 12 microcoulomb is at distance 6 centimeter vertically above the center of a square of side 12 centimeter.
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी, एक इस तरह का स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, सपोज ए बी सी डी, 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से है, अच्छा, इसके सेंटर से, इस स्क्वायर के सेंटर से 6 सेंटीमीटर वर्टिकल, ये भाव 6 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट चार्ज 12 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो कह रहा है कि इस चार्ज का द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्क्वायर के थ्रू कितना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम लोग, जैसे वायर का हम लगाए थे कि 360 एंगल पर जितना बनेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशन में, इस चार्ज का फ्लक्स पूरे का पूरा 3 डायमेंशन में चारों तरफ जाएगा। तो यह जो स्क्वायर है, यह स्क्वायर एरिया, इस पूरे स्फेरिकल एरिया का कितना पार्ट बनेगा, मतलब इस चार्ज को यदि चारों तरफ से सिमेट्रिकली घेरा जाए, इसी स्क्वायर से सिमेट्रिकली यदि घेरा जाए, तो दिस एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया जो होगा वही होगा इसका फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स। अब देखें, एक बहुत ही आसान चीज इसमें यह है कि 6 सेंटीमीटर सेंटर से दूरी है इस चार्ज का, 6 सेंटीमीटर दूरी है, यानी चार्ज 12 माइक्रोकूलम, 6 सेंटीमीटर नीचे इस तरह का प्लेन है 12 बाई 12 का, और 6 सेंटीमीटर ऊपर एक प्लेन यदि हम रख दें 12 बाई 12 का, तो इस दोनों के बीच दूरी भी 12 हो जाएगा और इसके बीच की दूरी 12 हो जाएगा। यानी इसी तरह का 4 स्क्वायर से हम इसको चारों तरफ से घेर सकते हैं, 1 2 3 4, और एक इस तरफ से भी 12 बाई 12 आ जाएगा, एक उस तरफ से भी 12 बाई 12 आ जाएगा। यानी इस तरह का 6 यदि स्क्वायर हम ले लें, इस तरह का 6 स्क्वायर ले लें, तो इस साइड का 12 सेंटीमीटर साइड का, तो पूरी तरह इसको क्लोज किया जा सकता है। अब यानी इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स को यदि 6 से हम भाग देते हैं, तो एक स्क्वायर से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो निकल जाएगा। इससे टोटल फ्लक्स Q 12 को यदि हम ऐसा यूनिट में लें, तो दिस कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, एक टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो इससे निकल रहा है। अब इसको चूंकि 6 स्क्वायर मिलके पूरी तरह घेर दे रहा है, तो एक स्क्वायर से निकलने वाला फ्लक्स डिवाइडेड बाई 6, यानी दिस इज 2 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आप बैठा दीजिए, दिस 2 बाई 8.85 और दिस 10 power 6, यानी दिस इज 2008.85 और 10 power 3, इस तरह लिख सकते हैं। यानी यहाँ का वैल्यू 2000 डिवाइडेड बाई 8.83, जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा। क्लियर है?
अब चलते हैं नेक्स्ट। A charge q is surrounded by a closed surface consisting of an inverted cone of height h and base r and a hemisphere of radius r. The electric flux through the conical surface is this, the value of n is। देखिए एक चार्ज है, एक चार्ज q, q चार्ज घिरा हुआ है एक इन्वर्टेड कोन से, इन्वर्टेड कोन से जिसका हाइट h है और बेस का रेडियस r है। तो दिस सपोज एक इन्वर्टेड कोन है और इसका हाइट है h और इसका रेडियस r, इसे घिरा हुआ है चार्ज, छोटा चार्ज, और साथ ही कह रहा है हेमीस्फेरिकल, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r, और एक हेमीस्फीयर रेडियस r, दिस आल्सो रेडियस r। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस ऑफ दिस, इसके थ्रू कोनिकल, इस कोनिकल सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अब बड़ा सिंपल है कि ये टोटल एंगल का 50 पार्ट हेमिस्फीयर है, यानी टोटल यदि फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन 0 है तो q बाई 2 एप्सिलॉन 0 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यानी रेस्ट नीचे आएगा, नीचे जितना आएगा सब कॉनिकल फ्लक्स होकर गुजरेगा। तो दिस इज बहुत ही सिंपल वे में हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज इक्वल टू nq बाई 6। अब इसको तुलना करेंगे तो n बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2, n बाई 6 इज इक्वल टू nq 6 एप्सिलॉन 0। ओके, q बाई 2 ठीक है, nq बाई 6 कोनिकल, तो n बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2, यानी n इज इक्वल टू 3। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन E0 is equal to this, the flux of E through rectangular surface area is this, parallel to YZ। यहाँ पर मुख्य चीज ये देखना है कि यहां दे रहा है एक रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया दिस मीटर पैरेलल टू YZ, सरफेस एरिया YZ के पैरेलल है। यहाँ पे फ्लक्स जब हम निकालते हैं, फ्लक्स मतलब गॉस थ्योरम जब पढ़ रहे थे, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, यानी यह एरिया यदि YZ के पैरेलल हो तो इसका डायरेक्शन x डायरेक्शन में होगा, यानी इसको लिख सकते हैं, इस एरिया को लिख सकते हैं 0.4 मीटर स्क्वायर I डायरेक्शन होगा, या तो I होगा माइनस I होगा।
यही डायरेक्शन होगा। अब आई मान ले पॉजिटिव डायरेक्शन आई हम ले लें, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 2/5 E0, 2/5 E0 I प्लस 3/5 E0 J। अब इसको डॉट प्रोडक्ट यदि करें ई डॉट ए, यही 5 होगा, दिस इज 5। तो दिस इज आई डॉट आई कॉस 0 इज इक्वल टू 1, लेकिन आई डॉट जे 0, तो इसको डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, केवल इसी का होगा, यानी 2/5 इंटू 0.4 E0, ये वैल्यू होगा 5 टोटल फ्लक्स। दिस इज 2/5 है, अभी समय है मधु, है समय बहुत है, 0.4 इंटू E0 मीन्स 40 इंटू 10 पावर 3, 40 इंटू 10 पावर 3, यानी दिस इज 0.8, 8 चौक 32 बटा 5, बत्तीस 10 टू दिस 5। तो यहाँ पे पैरेलल वाई जेड टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 6.4 इंटू 10 पावर 3, हाँ दिस फ्लक्स। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर दिस। आसान था, केवल थोड़ा समझना था क्वेश्चन को। मुख्य चीज यही है कि क्वेश्चन आप कितना तरीके से समझ जाते हैं। क्वेश्चन समझ जाइए, फिर बनाने में दिक्कत नहीं होती है। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 मीटर इज 2 माइक्रोकूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। The number of lines of force per unit surface area coming out from the surface is this। एक स्फीयर है 6 मीटर का, और इसका चार्ज डेंसिटी 2 माइक्रोकूलम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा ही मैंने दिया हुआ है, यानी चार्ज डेंसिटी को पहले हम ऐसा यूनिट में हम निकाल लें, तो 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10 पावर -6 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबिक मीटर में इससे गुना कर दें तो 10 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, यानी 2 कूलम पर क्यूबिक मीटर। रो स्फीयर का रेडियस है दिस 6 मीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर दिस 4/3 पाई 6, यानी 6 1 36 अगुने 6, दिस मच वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में यदि हम रो से गुना कर दें v इंटू रो, तो टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा, यानी टोटल चार्ज निकालने के लिए वॉल्यूम में रो से 2 से गुना कर दें, दिस टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज को एप्सिलॉन से यदि भाग दे दें, एप्सिलॉन से भाग दे दें, यानी 8.85 इंटू 10 पावर -12 से भाग दे दें, तो ए टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हमें, फ्लक्स। अब यही कह रहा है कि यूनिट सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, तो ए फ्लक्स मिलेगा टोटल सरफेस एरिया से, टोटल, जबकि रेडियस है 6 मीटर। तो अब यदि इसके हम एरिया से भाग दे दें, स्फीयर का एरिया से, एरिया स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी दिस 36, तो पर यूनिट एरिया से फ्लक्स हमें निकल जाएगा, तो दिस 1/a, यानी पर यूनिट एरिया से फ्लक्स। दिस इज 4 पाई
36 अब 3 दूना 6 यानी 4 8.85 और इंटू 10 ये ऊपर जाएगा। अब दिस इज चूंकि 10 के मल्टीपुल में है इंटू 10 यानी 400 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 यानी यहाँ पे वैल्यू होगा 400 अपॉन 8.85। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। चलिए आज सॉरी इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा समय का अभाव है आज। ओके, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।